11th क्लास बेटा जी, वेलकम अगेन। तो यार थर्मोडाइनमिक्स में 2 लेक्चर आपके हो गए, काफ़ी आगे हम बढ़ गए। आज के टॉपिक में यार मेनली हमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस डिस्कस करना है बेटा। प्रोसेस तो देखो कई टाइप के थे, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, लेकिन ज़्यादा मेनली इसमें हम 2 ही डील करेंगे, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। तो हेडिंग डाल लो, वेरियस प्रोसेसेस, वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। डाल ली भाई हेडिंग, वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ओके, अब सबसे पहले नंबर पर जो हमने करना है डालना जी, वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में पहले नंबर पर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है जी, तो अपनी मेन हेडिंग आ गई वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेस। उसके अंदर सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बेटा यार आइसोथर्मल एडियाबैटिक मैंने बोला मेनली डिस्कस करना है हमने, इसको हम 7-8 पॉइंट्स के अंडर डिस्कस करेंगे, जितने भी बनेंगे 7 मेरे ख्याल से बन ही जाएंगे। तो 7 to 8 पॉइंट्स आएंगे बेटा, उन पॉइंट्स में ही पूरा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस याद कर लेना है। जैसे सबसे पहली बात मैं करूं नंबर 1 पे, इसको दूसरा 1 लिख लेते हैं, पहला प्रोसेस आइसोथर्मल। तो बेटा नंबर 1 पे तो हमें यह पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस है क्या चीज, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, या कैसा होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो सिंपल सी कहानी है, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस T will remain सेम, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आने वाला। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आने वाला मतलब चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 होगी। तो पहली बात है क्या चीज, ये है क्या जी, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। मुद्दे की बात कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस में। दूसरी बात देखो, पॉइंट दर पॉइंट है, फास्ट ही चलेगा काम। सेकेंड पॉइंट अपना बनेगा एसेंशियल कंडीशंस। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस करवाना चाहते हो तो उसकी एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं। मतलब अगर आप कोई प्रोसेस करवा रहे हो भाई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान भी रखना पड़ेगा ना। अब ध्यान रखने वाली क्या चीज है ताकि आपका प्रोसेस प्रॉपरली आइसोथर्मल हो जाए। तो एसेंशियल कंडीशंस में सबसे पहली कंडीशन है, ये मान ले, फिर वही बात, सिस्टम है जी। ठीक है, ये सिस्टम हो गया और इसके बीच में आइडियल गैस हो गई, वही N मोल्स हम ले लेते होते हैं। अब बेटा एसेंशियल कंडीशन है पहली कि जो सिस्टम है ना, इसकी जो वॉल्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, परफेक्टली कंडक्टिंग। कैसी वॉल्स होनी चाहिए, परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है प्रोसेस शुड बी डन स्लोली। प्रोसेस शुड बी डन स्लोली। कैसे होना चाहिए भाई प्रोसेस, स्लोली होना चाहिए, धीरे धीरे। अब कारण सुनो, आपने प्रोसेस करवा दिया, मान लो एक्सपेंशन करवा दी। अब यार जब एक्सपेंशन करवाओगे तो ये बाहर से हीट जो है क्या करेगा,
एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि एक्सपेंशन करने से टेम्परेचर कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गई तो टेम्परेचर कम होने के चांसेस हो जाएंगे। अब अगर टेम्परेचर कम हुआ तो इसकी वॉल्स कैसी रखनी है, कंडक्टिंग, कि एक्सपेंशन से जो टेम्परेचर में कमी आ रही थी उसको ये बाहर से हीट गेन कर कर कवर अप करने की कोशिश करें, ताकि टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट का कांस्टेंट। आपने एकदम एक्सपेंशन की, टेम्परेचर कम होगा, ये बाहर से हीट ले लेगा और टेम्परेचर फिर बढ़ा लेगा। और ऐसा तभी होगा ना अगर वॉल्स कैसी होंगी, कंडक्टिंग। आपने कंप्रेशन कर दी, यार कंप्रेशन करने से टेम्परेचर बढ़ सकता है, तो आपने वॉल्स कंडक्टिंग कर रखी है, ये हीट लूज कर देगा, हीट लूज कर देगा, टेम्परेचर को क्या कर देगा, फिर से कम कर लेगा। तो यार वॉल्स कंडक्टिंग होना जरूरी है, ताकि जब आप एक्सपेंशन करो टेम्परेचर में कमी आए तो ये बाहर से हीट गेन कर कर उसको कवर अप कर ले, और जब आप कंप्रेशन करो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये हीट लूज कर कर उसको कवर अप कर ले, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की कोशिश हो सकती है। तो वॉल्स कंडक्टिंग नहीं होंगी तो आइसोथर्मल प्रोसेस आपका हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, प्रोसेस शुड बी डन स्लोली। क्यों भाई, तूने एकदम एक्सपेंशन कर दी, टेम्परेचर बढ़ा, तूने एकदम कर दी, हीट गेन करने का उसको मौका ही ना दिया, तो वो कवर अप कहां से करेगा। तो पहली बात भाई, बाहर से हीट लेने और अंदर वाली हीट छोड़ने का इंतजाम होना चाहिए। वो कैसे होगा, वॉल्स होंगी कंडक्टिंग तब। और दूसरी बात भाई, तुम्हें मौका भी तो देना है ना कि भाई कर ले गेन, मैं धीरे धीरे करवा रहा हूं, तू हीट गेन करके टेम्परेचर कवर अप कर, मैं धीरे धीरे कंप्रेशन करवा रहा हूं तो हीट लूज कर कर टेम्परेचर कवर अप कर। तो दोनों बातें एसेंशियल हैं, जरूरी हैं। एसेंशियल कंडीशंस में याद रखना है कि जी वॉल्स कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग, और वॉल्स शुड बी कंडक्टिंग एंड प्रोसेस शुड बी डन वेरी स्लोली। ओके जी, अब दो बातें हो गई। तीसरी बात यार इसकी, इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या चीज, इक्वेशन ऑफ स्टेट, मतलब इसकी इक्वेशन क्या यूज करोगे। अब आपको पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी होता है। तुमने टी क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। भाई एन तो पहले कांस्टेंट चल रहा था, आर वैसे ही कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर तुमने कांस्टेंट कर रखा है, तो ये तो सारे ही कांस्टेंट हो गया ना। जब ये सारे ही कांस्टेंट हो गया तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी मेरे भाई, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, यानी P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यानी P1 बाय P2 इक्वल टू V2 बाय V1। ठीक है जी, PV इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जैसे मर्जी लगा लो। इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है जी, एक बात ये हो गई। अब चौथी बात याद करो, एक थर्मल इलास्टिसिटी वाला हमने टॉपिक पढ़ा था। वहां कहते थे आइसोथर्मल प्रोसेस में जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होगा, बल्क मॉडुलस उसका। ठीक है, याद करो जब बल्क मॉडुलस वाला पढ़ रहे थे तो के आइसो हमने क्या प्रूव करवाया था, के आइसो हमने प्रूव करवाया था इट इज इक्वल टू पी। कैसे आया था, क्योंकि पीवी इक्वल टू क्या चल रहा है, कैसे आ गया था ये कि इसकी बोथ साइड डिफरेंशिएशन की, तो एक बार p को कांस्टेंट माना, v की डिफरेंशिएशन dv, प्लस फिर v को कांस्टेंट मानोगे इसकी डिफरेंस dp इक्वल टू कांस्टेंट की तो क्या होती है, जीरो ही होती है। यहां से p dv इक्वल टू माइनस v dp आया था,
यहां से P इक्वल टू कराया हुआ है भाई पहले, माइनस dP इंटू V डिवाइडेड बाय dV। और ये चीज बेसिकली क्या होती है, बल्क मॉडुलस, क्योंकि आइसोथर्मल वाला केस चल रहा है तो K आइसो बन गया। तो आइसोथर्मल वाले केस में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है प्रेशर के इक्वल आएगा, यानी अगर मैं इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेक करूं तो इट विल बी इक्वल टू प्रेशर। ये मान लेते हैं, चल फोर्थ पॉइंट हो गया। पॉइंट बनाओगे ना तो याद करना इजी होगा कि यार मुझे बताना है कि है क्या, मुझे बताना है कि इक्वेशन कैसी बनेगी, मुझे बताना है एसेंशियल कंडीशन है, आइसोथर्मल मॉडुलस क्या है। तो चार बातें होगी, ठीक है जी। पांचवी बात कि अगर मैं आइसोथर्मल वाले केस में, अगर मैं आइसोथर्मल वाले केस में फ्लोट लगाता हूं, फ्लोट यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो ये प्रोसेस क्या बनता है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो dq है वो du प्लस dw है। आइसोथर्मल केस में du तो जीरो चल रहा है, अगर du जीरो हो गया तो dq किसके इक्वल आ गया, dw के, यानी सारी की सारी हीट कहाँ लग जाएगी, वर्क डन में लग जाएगी। अगर हीट पॉजिटिव है तो वर्क डन भी पॉजिटिव आएगा, अगर हीट नेगेटिव है तो वर्क डन भी नेगेटिव आएगा, वाइस वर्सा तो चलेगा ही चलेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ तो ये सिचुएशन आएगी, ठीक है जी। अब अगली बात, इसका इंडिकेटर डायग्राम, यानी छठे नंबर पे क्या लगा देते हैं कि अगर मैं इसका इंडिकेटर डायग्राम बनाऊं, इंडिकेटर डायग्राम बोले तो पीवी डायग्राम ही होता है ना। तो अगर इसका इंडिकेटर डायग्राम बनाएं आइसोथर्मल केस का तो सिंपल सी कहानी है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, P, या P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, V है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएंगे, ठीक है जी। वॉल्यूम बढ़ रही है मतलब प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रही है मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये क्या हो गया जी, इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। अब दो बातें और करेंगे, एक हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन और दूसरा आइसोथर्मल प्रोसेस की क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, स्लोप, ठीक है। नोट करो, हम थोड़ी सी क्या बना लेते हैं, जगह बना लेते हैं। 7th नंबर पॉइंट पे वैसे लिख लो, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल चेंज। बेटा स्लोप का मतलब जो आपका पीवी डायग्राम है ना उसकी क्या बनानी है, हमने स्लोप चेक करनी है। 1 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा, जगह बना लें। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, 7 नंबर था शायद, कि जी स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम। अब देखो भाई, इसका पीवी डायग्राम हमें पता है कि शेप कैसी आएगी इसकी, ठीक है जी। ये हो गया P, ये हो गया V। अब इसकी शेप कुछ ऐसे आती है ना। अब हमें इसकी क्या फाइंड करनी है यार, स्लोप मतलब आपको पता है, अगर y वर्सेस x ग्राफ है तो उसकी स्लोप का मतलब क्या होता है, dy बाय dx। अगर यार y वर्सेस x ग्राफ है तो इसकी स्लोप का मतलब क्या होगा, dy बाय dx। अगर x वर्सेस t ग्राफ है तो इसकी स्लोप क्या होती है, dx बाय dt। अगर v वर्सेस t ग्राफ है तो इसकी स्लोप क्या होती है dv बाय dt। आपको पता है स्लोप का मीनिंग क्या है मैथमेटिकली। तो इसकी स्लोप क्या आएगी यार, इसकी स्लोप आनी चाहिए
dp बाय dv। ठीक है जी, स्लोप आएगी dp डिवाइडेड बाय dv। अब फिर वही बात कि आइसोथर्मल चेंज में अगर हमारा चेंज आइसोथर्मल चल रहा है भाई, तो उसमें pv क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है ना। अभी थोड़ी देर पहले इसकी डिफरेंशिएशन की थी हमने कि p और v तो कांस्टेंट है, p इंटू वी। तो पहले p को कांस्टेंट मान, v की डिफरेंशिएशन dv हो गई, प्लस फिर v को कांस्टेंट मान भाई, p की डिफरेंशिएशन dp हो गई, इक्वल टू 0 है। यहां से देख p इक्वल टू p इंटू dv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस v इंटू dp। कुछ ना किया, p dv इक्वल टू माइनस v इंटू dp। मुझे चाहिए क्या, dp के नीचे dv चाहिए ना, तो dp के नीचे भेज दे dv। क्या बचा, dp के नीचे dv इक्वल टू dp के नीचे dv इक्वल टू क्या आ गया, p बाय v आ गया। ठीक है, तो dp बाय dv इक्वल टू क्या आ गया, p बाय v। माइनस तो देख आने ही आने। तो याद रखो कि जो स्लोप है कौन से केस की भाई, आइसोथर्मल की केस की, वो कितनी आती है, माइनस p बाय v। याद रखना है। ओके, अभी इसका सिग्निफिकेंस कम पता लग रहा है, लेकिन जब एडियाबेटिक वाला कर रहे होगे उसकी भी स्लोप आ जाएगी, तो दोनों को आपस में कंपेयर करोगे ना, फिर पता लग जाएगा। क्योंकि एक्चुअली हमने बाद में ना कंपेयर करवाना है कि एडियाबेटिक की स्लोप ज्यादा होती है कि आइसोथर्मल की स्लोप ज्यादा होती है। तो फिलहाल चलो स्लोप कैलकुलेट करवा दी हमने कि स्लोप इज इक्वल टू माइनस p बाय v। माइनस मतलब नेगेटिव स्लोप है ना भाई, अगर प्रेशर कम होगा वॉल्यूम ज्यादा होगी, प्रेशर ज्यादा होगा वॉल्यूम कम होगी। नीचे आ रहा है ना ग्राफ, तो कैसी स्लोप है, नेगेटिव स्लोप मानी जा रही है। ओके जी, तो 7वें नंबर पे क्या कर लिया हमने, स्लोप कर लिया, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कर ली, स्लोप माइनस p बाय v है। लास्ट आइसोथर्मल प्रोसेस का लास्ट पॉइंट 8वां लिख लो जी, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। अगली बात सबसे मेन, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। कई बार वो सिर्फ हमें ना वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए पूछ लेगा। ठीक है, जगह ज्यादा लगेगी, अब सारा साफ कर ही देते हैं। तो कई बार बेटा सिर्फ हमें क्या पूछ लेगा, वर्क डन। मैंने एक ही जगह पे सारे पॉइंट दे दिए। अब एग्जाम में जरूरी नहीं है सारे पॉइंट एक ही बार में पूछ ले कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस का सब कुछ लिख दो। अगर तो आ गया मान ले 5 नंबर में क्वेश्चन कि ब्रीफली एक्सप्लेन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो सब कुछ लिखा ना भाई, वर्क डन तक, ये जो 8वां पॉइंट है वहां तक लिखा ना। अदरवाइज जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं ना, वो आपको याद करने में, या कह लो कि आपको इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, कुछ चीज रह ना जाए, इसलिए फिर मैंने पॉइंट्स बनवा दिए। ठीक है, अदरवाइज अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि भैया आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे लगाते हैं, वो यहां से निकल आएगा। इसकी आइसोथर्मल इलास्टिसिटी चाहिए, वो यहां से निकल आएगा। कंडीशन चाहिए एसेंशियल, वो यहां से निकल आएगा। तो एक एक करके भी आ सकता है क्वेश्चन, कंबाइन आ गया तो सब कुछ लिखा ना। वर्क डन वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 8वें नंबर पर कौन सा कंसेप्ट, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, वो ऊपर हेडिंग तो आइसोथर्मल लिखी हुई है, तो यहां अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो मतलब आइसोथर्मल का ही कर रहे हैं। ओके, हमने स्टार्टिंग में लिख दिया कि लेट एन आइसोथर्मल चेंज हैज टेकन प्लेस। मान लो कौन सा चेंज हुआ जी, आइसोथर्मल चेंज हुआ। हमें पता है, वी नो वर्क डन
ड्यूरिंग एनी आइसोथर्मल चेंज, किसी भी आइसोथर्मल चेंज के दौरान जो वर्क डन होता है, कि वर्क डन ड्यूरिंग एनी आइसोथर्मल चेंज क्या होता है जी, dW इक्वल टू PdV, यानी W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV वॉल्यूम V1 से लेकर V2। ये जनरल बात है, ठीक है। कोई भी प्रोसेस हो, आइसोथर्मल हो, एडियाबैटिक हो, जोड़ा मर्जी हो, यार ये तो जनरल फार्मूला है, ये तो है ही है। अब हमने बोला फॉर एन आइसोथर्मल चेंज, ये जनरल था यहां तक। अगर आइसोथर्मल चेंज हुआ तो आपको पता है पीवी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है ना, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, यानी कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है, ठीक है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है। अब पॉइंट ये है, अगर P कांस्टेंट हो तो ये बाहर आ जाएगा। देख, अगर P कांस्टेंट हो तो ये आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन डीवी हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां P कांस्टेंट नहीं है तो इसको बाहर नहीं निकाल सकते, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है मेरे भाई, जो कि किसके इक्वल है, एन आर टी के इक्वल है। टी तो कांस्टेंट है ना, तो यहां से मैं अगर P इज इक्वल टू एन आर टी बाय वी लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समस्या ये है, P को मैं बाहर निकाल नहीं सकता क्योंकि कांस्टेंट नहीं है। इंटीग्रेशन इसकी कर नहीं सकता क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या होनी है, V ही होनी है। तो भाई बाहर निकाल नहीं सकता, इंटीग्रेशन इसकी कर नहीं सकता, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया यार V के टर्म्स में, ओके। तो देयरफॉर जो अगली बात बनती है, वर्क डन कितना आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ P की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, एन आर टी के नीचे V लिख रहा हूं, P की जगह एन आर टी बाई वी आ गया भैया, साथ में डी भी तो है ही है, लिमिट V1 से V2 ही है, इक्वल टू भैया n कांस्टेंट बाहर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, r कांस्टेंट बाहर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं भाई, t भी कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस चल रहा है ना, t भी कांस्टेंट है, बाहर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गया 1/v, इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू v, v1 से लेके कहां तक, v2 तक। अब हो जाएगा। अब यहां पे इंटीग्रेशन का एक रूल याद रखना पड़ेगा कि आपने पहले भी किया इंटीग्रेशन, कई चैप्टर्स में, ग्रेविटेशन वाले में काफी की। तो अगर 1/x की इंटीग्रेशन करो तो भैया विद रिस्पेक्ट टू x वो log x आती है, यहां 1/v की इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू v, तो ये हो जाएगी log v। दैट मीन्स w इक्वल टू ये बनेगा nRT और ये बन जाएगा log ऑफ v। इंटीग्रेशन से जब भी log आता है तो नेचुरल log आता है, जब भी इंटीग्रेशन से बेटा log आएगा तो कौन सा log यूज होगा, नेचुरल log यूज होगा। ये log v हो गया, v1 से लेकर v2 हो गया, आगे लिमिट लगानी पड़ेगी तो nRT ये हो जाएगा आपका log ऑफ अपर लिमिट माइनस log ऑफ लोअर लिमिट। आगे भी कर लेंगे इसको, ये बन जाएगा nRT log y माइनस log x इक्वल टू log y बाय log x होता है। तो log v2 माइनस log v1 ये log ऑफ v2 बाय v1 होता है। इसको हम रिजल्ट मान सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि जब टेबल में log देखेंगे, log टेबल में, तो वहाँ नेचुरल वाला नहीं, वहाँ बेस 10 वाला चलता है। तो नेचुरल log को बेस 10 में जब कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 LOG करना पड़ेगा, जिसका बेस 10 हो गया, v2 बाय v1 हो गया। यानी कि इस रिजल्ट को
W इक्वल टू एन आर टी 2.303 पहले लिखना था, तो 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ V2 बाय V1 भी लिखा जा सकता है। अब आपको यह भी पता होगा V2 बाय V1 इक्वल टू P1 बाय P2 भी लिखा जा सकता है। V2 बाय V1 इक्वल टू P1 बाय P2, चेक कर लो, V2 बाय V1 इक्वल टू P1 बाय P2 भी लिखा जा सकता है। तो वर्क डन आ गया 2.303 nRT log ऑफ P1 बाय P2। ठीक है जी, तो वर्क डन का ये फार्मूला आ गया। ओके, इनमें से जो मर्जी यूज कर लेना, मौके के हिसाब से न्यूमेरिकल्स इस पे आ सकते हैं बेटा जी। तो ये वाला वर्क डन, चलो इस पे हम बक्सा लगा देते हैं, सबसे ज्यादा यूज हो जाएगा, अदरवाइज प्रेशर के टर्म्स में भी यूज हो सकता है। ठीक है जी, तो ये वर्क डन हो गया। लास्ट में नोट डाल के लिख लेना, लास्ट में नोट डालकर लिख लेना कि वर्क डन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड, वर्क डन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एरिया अंडर द पीवी कर्व। वो आपको पहले बता रखा है कि अगर इसके नीचे लिख लेना और बना भी लेना चल, कि अगर पीवी कर्व यूज कर रहे हैं हम, तो इसके अंडर अगर हम क्या लेते हैं, एरिया ले लेते हैं, तो ये भी हमें वर्क डन खैर दे देगा। तो लिख लिया तुमने कि वर्क डन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एरिया अंडर द पीवी कर्व। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस की भैया 4-5 बातें, 4-5 नहीं 7-8 बातें हो गई। अगली बात हम करने जा रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तब तक इसको नोट कर लो, हम रब कर देते हैं, उसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जी। हाँ जी बेटा, डालना अगली हेडिंग जरा, एडियाबैटिक प्रोसेस। सेकंड नंबर पर एडियाबैटिक भैया, एडियाबैटिक। अब इसमें भी वही जो 7-8 पॉइंट थे ना, पॉइंट्स में बात को डिस्कस करेंगे, मामला इजी रहेगा। ओके जी, तो सबसे पहली बात फिर वही कि यार ये एडियाबैटिक प्रोसेस है क्या, व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें पहली बात, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। कि भैया हीट का यानी कि आग का कोई आदान प्रदान नहीं होगा, dq इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, हीट नहीं एक्सचेंज होनी, जो मर्जी हो, एक्सपेंशन हो, कंप्रेशन हो, टेम्परेचर बढ़ जाए घट जाए, हीट नहीं होनी, ना हीट लेगा ना हीट देगा भाई। दूसरी बात, अब ऐसा करने के लिए तुम्हें कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी ना, तभी ऐसा हो पाएगा। तो अगली बात, एसेंशियल कंडीशंस, कि इसके लिए कौन कौन सी एसेंशियल कंडीशंस होंगी। अब देखो बिल्कुल उल्टी कंडीशन होंगी। आइसोथर्मल में हमें हीट चाहिए थी बैलेंस बनाने के लिए, यहां हीट नहीं चाहिए। तो पहली कंडीशन ये है कि वॉल्स ऑफ द कंटेनर शुड बी परफेक्टली इंसुलेटिंग। आइसोथर्मल में हमने बोला था परफेक्टली कंडक्टिंग, यहां क्या बोलना है, परफेक्टली इंसुलेटिंग, कि भाई हीट बाहर ना चली जाए, यहां कह लो हीट अंदर ना आ जाए। ठीक है, वॉल्स कैसी होनी चाहिए, परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स।
ठीक है जी। हीट का लॉस नहीं होना चाहिए। इनको बेटा एडियाबैटिक वॉल्स भी कह देते हैं हम। कौन सी वाल्व भाई? एडियाबैटिक वॉल्व। ये पिस्टन है, एडियाबैटिक वॉल्व्स भी इनको कह देते हैं। तो ये कैसी वॉल्व्स हैं? परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्व्स, इंसुलेटिंग, या फिर एडियाबैटिक वॉल्व्स हैं। ठीक है, परफेक्टली इंसुलेटिंग और एडियाबैटिक वॉल्व्स मेरे भाई। ओके, तो पहली कंडीशन क्या बोली मैंने? वॉल्व्स of the container should be perfectly insulating, और दूसरी बात, process should be डन सडनली, यानी वेरी फास्ट प्रोसेस होना चाहिए, एकदम सडनली। कारण, पहली बात भाई वॉल्व्स कैसी हो चाहिए? इंसुलेटिंग। क्यों? ताकि हीट का आदान प्रदान ना हो। कंडीशन ही क्या है? डी की 0 होना चाहिए। अच्छा, जितना मर्जी इंसुलेटिंग कर ले तू, अगर मौका दे दिया तूने तो हीट लूज हो ही जाएगी। तो कहता मौका भी नहीं देना। एक तो कह रहा है वॉल्व्स रखूंगा बिल्कुल इंसुलेटिंग, दूसरा कहता प्रोसेस कराना है एकदम, टाइम भी नहीं देना। वॉल्व्स तूने रख दी परफेक्टली इंसुलेटिंग, ठीक है, अपनी तरफ से बहुत बढ़िया काम कर दिया, लेकिन प्रोसेस अगर स्लो करवा रहे हो तो यार थोड़ी बहुत हीट लूज हो ही जाएगी, या थोड़ी बहुत हीट बाहर से गेन कर ही लेगा वो। तो दोनों तरफ से डबल श्योर करना है। एक तो वॉल्व्स कैसी रख दो? बिल्कुल परफेक्टली इंसुलेटिंग। दूसरा प्रोसेस कैसा कराओ यार, एकदम करा दो, मौका ही नहीं देना है। ठीक है जी, एकदम गुब्बारे में हवा भर के, गैस भर के उसको फुला दिया, अब उसको एकदम फोड़ दे पिन लगाकर, फट। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एडियाबैटिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। सिलेंडर फट गया, ये किसका एग्जाम्पल होगा? एडियाबैटिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। साइकिल की जो ट्यूब नहीं होती, टायर ट्यूब, तो ट्यूब में हवा होती है, वो एकदम फट गई, ये किसका एग्जाम्पल होगा? एडियाबैटिक का एग्जाम्पल। तो एसेंशियल कंडीशन है मेरे भाई कि जी वॉल्व्स तो इंसुलेटिंग रखनी है, प्रोसेस भी कैसा होना चाहिए? एकदम फास्ट होना चाहिए। अब तीसरी बात इसकी यार, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तीसरी बात इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट में हमें लिखना है कि जी P V की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कैसे आई ये बताएंगे। इसकी पूरी बकायदा क्या होगी? डेरिवेशन होगी। इक्वेशन ऑफ स्टेट डिराइव की जाती है। आइसोथर्मल में तो पता ही है T कांस्टेंट हो तो PV इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। यहां पे क्या याद रखना है आपने कि मेरे भाई इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट है PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर गामा जो है इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ Cp एंड Cv। क्या चीज है गामा? रेशियो ऑफ Cp एंड Cv। गामा इज इक्वल टू Cp बाय Cv। Cp वही मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv वही मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमें पता है कि क्योंकि Cp हमेशा Cv से बड़ा होता है, इसलिए गामा हमेशा 1 से क्या होगा? बड़ा ही होगा। तो गामा का भी चलो रोल आ गया, आगे गामा भी चलता ही रहेगा, गामा इंट्रोड्यूस हो गया यहां पर। ठीक है, इक्वेशन कहां से आई अभी नहीं पता लगेगा, अभी फिलहाल इक्वेशन ऑफ स्टेट इसकी डायरेक्ट याद रखनी है। तो तीसरा पॉइंट इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, याद रखना जी। ठीक है, तो एक कोई मिस तो नहीं हो रहा पॉइंट है? क्या चीज? दूसरी बात इसकी एसेंशियल कंडीशन, तीसरी इसकी इक्वेशन ऑफ
स्टेट हो गया। ठीक है, चौथे नंबर पर इस पे अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दूं तो क्या बनेगा? हमें पता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, यानी पी डी वी होता है। ठीक है, अब यहां पर यार डी क्यू क्या है, वो तो जीरो कर दिया ना, तो डी यू इक्वल टू क्या आएगा? माइनस डी डब्ल्यू। देखो पहले भी हमने बोला था, हमने ये बात पहले भी की थी कि डी माइनस डी डब्ल्यू, यानी वर्क डन पॉजिटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन नेगेटिव होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आएगा। तो डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, ये क्या हो गया तुम्हारा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। ओके, बाकी अगर इस पे पीवी डायग्राम बनाऊं इसका, तो देख बनेगा वो ऐसा ही, पी वी है, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनली। ठीक है, लेकिन v की पावर आ गई बस, तो बनेगा तो ऐसा ही। फर्क ये रहेगा कि एडियाबैटिक की स्लोप थोड़ी ज्यादा होती है, आगे प्रूव कर देंगे हम। पीवी डायग्राम ऐसा होगा, आगे हम प्रूव कर देंगे कि इसकी स्लोप जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, तो पांचवें नंबर पे क्या बना दिया? इसका पीवी डायग्राम। ज्यादा मतलब एडियाबैटिक की स्लोप आइसोथर्मल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ठीक है, दोनों को कंपेयर करोगे तो आइसोथर्मल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। चलो यहीं पर स्लोप वाली बात, ये तो हो गया पीवी डायग्राम। यहीं पर स्लोप ऑफ आइसोथर्मल चेंज भी क्या कर लेते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें पता है पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है। देखो इस बार क्या है, पीवी कांस्टेंट नहीं है आइसोथर्मल के लिए, वो इलास्टिसिटी वाला बाद में कर देते हैं भाई। पहले अब ग्राफ बना दिया, स्लोप वाली बात ही करते हैं। 8 पॉइंट है वो पूरे करवा देंगे यार, टेंशन मत लो। पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है ना। अब ये तो कांस्टेंट है, बोथ साइड क्या कर दिया? डिफरेंशिएट। ठीक है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो पी को कांस्टेंट रखा, इसकी डिफरेंशिएशन पिछली बार तो v था तो सिर्फ dv आ गई थी, लेकिन अब ये v नहीं है, v की पावर गामा है, तो पहले गामा नीचे आएगा, फिर v की पावर एक कम करते होते हैं। याद करो डिफरेंशिएशन का रूल कि जो पावर है वो नीचे आ जाती है, एक पावर कम कर देते हैं। तो p कांस्टेंट था, इसकी डिफरेंशिएशन गामा नीचे आ गया, v की पावर गामा माइनस 1 इंटू dv जरूर लगाना पड़ेगा, प्लस फिर v की पावर गामा कांस्टेंट रखा और p की डिफरेंशिएशन dp हो जाएगी, इक्वल टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन तो फिर 0 होती है। ठीक है जी, अब क्या करो, इसको थोड़ा सा घुमा फिरा लो, घुमाया फिराया तो ये बन गया गामा p v की पावर गामा माइनस 1 इंटू dv इक्वल टू, इसको उधर जाने दे मेरे भाई, माइनस v की पावर गामा इंटू dp। ठीक है जी, अब देख इसके पास v की पावर कितनी है? गामा माइनस 1। उसके पास कितनी है? v की पावर गामा। मतलब अगर इसकी पावर 3 है तो इसकी पावर 2 है, एक कम है ना। अगर उसकी पावर 4 है तो इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 10 है तो इसकी पावर 9 है। मेरे भाई जब ये कटेंगे, ये कट जाएंगे ना, अकेला एक v रह जाएगा। क्यों? इसकी एक पावर ज्यादा है ना, इससे एक ज्यादा है, कटेंगे तो अकेला v रह जाएगा, ये dp हो जाएगा। यहां पर गामा है, p है, dv है, और यहां से क्या बनेगा? ये गामा p इंटू dv, गामा इंटू p डिवाइडेड बाय v माइनस इक्वल टू dp बाय dv। चेक कर लो कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने। dp है, dv उधर भेज दिया, माइनस गामा p बाय v। ठीक है, माइनस गामा p बाय v इक्वल टू dp बाय dv। अब dp बाय dv क्या है? इसकी स्लोप है ना भैया, dp बाय dv इसकी क्या है? स्लोप है। तो स्लोप क्या आ गया? dp डिवाइडेड बाय dv।
दैट मीन्स इसकी जो स्लोप आई वो कितनी आ गई जी, लिख लो स्लोप, उसके ब्रैकेट में एडियाबैटिक लगा के लिख लो कि इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू, ना मिटाना बड़ा मुश्किल हो गया भाई, ओके जी। तो स्लोप कितनी आ गई यार, डीपी बाय डीवी को मैंने लिखा, अगला स्टेप है उसका स्लोप, कौन से केस की, एडियाबैटिक, ठीक है। ये एडियाबैटिक की स्लोप आ गई, कितनी आ गई, माइनस गामा पी बाय वी आ गई, ओके जी। तो स्लोप भी आ गई यार, अगला पॉइंट भी अपना पूरा हो गया। अब यहीं पर एक नोट डालो और नोट में लिखो, ठीक है, हो गया। अब इसी में ना एक पॉइंट बनकर निकल रहा है, वो भी निकाल देते हैं। नोट डालो और नोट में लिखो कि स्लोप ऑफ आइसो क्या होती है, माइनस पी बाय वी, आई थी ना स्लोप ऑफ आइसो, पहले कॉपी पलटा के देख लो, माइनस पी बाय वी। अब दोनों को कंपेयर कर ले, तो मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ एडिया डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ ईसो इक्वल टू, भैया इन दोनों को डिवाइड कर ले, एडियाबैटिक ऊपर रखना, आइसोथर्मल नीचे रखना, दोनों को डिवाइड कर ले, पी बाय वी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, गामा बचेगा बस। तो क्या बच गया, गामा बच गया। लेकिन तुम्हें पता है गामा तो ग्रेटर देन 1 होता है, तो मतलब स्लोप ऑफ अधिया डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ आइसो ग्रेटर देन 1 आ गई। मतलब भैया स्लोप ऑफ अधिया इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसो आ गई। दैट मीन्स एडियाबैटिक की स्लोप आइसोथर्मल की स्लोप से हमेशा और हमेशा ज्यादा ही होती है। कई बार यार ये प्रूव करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है जी। तो ये प्रूव करने के लिए भी आ सकता है, इसलिए इसको आपको कर लेना चाहिए। तो अगर मैं एक ही जगह पर पीवी ग्राफ एक ही जगह पे बनाऊं मेरे भाई, और ऐसे दो बना दूं और तुम्हें कह दूं एक आइसो है एक एडियाबैटिक है, तो तुम्हें समझना चाहिए जिसकी स्लोप कम है वो आइसोथर्मल है और जिसकी स्लोप ज्यादा है वो एडियाबैटिक है, ठीक है जी। तो ये भी पॉइंट था, ये पॉइंट नंबर 6 चल रहा था आई थिंक। अब एक रह गया बीच में जिसमें हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना होता है। अब यार ये देख, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी के अगर मुझे निकालना है तो ये स्टेप तो निकले ही पड़े हैं, यहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है। इसके अंडर देख पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट दोबारा लिखोगे, डिफरेंशिएट करोगे, ये आ जाएगा, ठीक है। यहां तक मान ले पहुंच गए हम, कहां तक, गामा पी डीवी इक्वल टू माइनस वी इंटू डीपी तक पहुंच गए। तो गामा पी इक्वल टू माइनस डीपी इंटू वी के नीचे डीवी। अब ये चीज जो है ये क्या होता है यार, के होता है। कौन सा प्रोसेस चल रहा है, एडियाबैटिक। तो साथ में पॉइंट में याद रखना कि जी आइसोथर्मल सॉरी एडियाबैटिक वाले का जो के यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू गामा इंटू पी। ये कितना आ जाता है, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू गामा इंटू पी। ये एडियाबैटिक वाले की आइसोथर्मल है। हाँ जी बेटा यार, तो वर्क डन भी कैलकुलेट कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट फिर क्लोज कर देंगे यार आज का लेक्चर। 8वां पॉइंट क्या था, वर्क डन।
ठीक है, ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस लिख लो, ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, सबसे पहले वही लिख लो कि लेट अस सम सिस्टम हैज गॉन सम एडियाबेटिक चेंज, कि कोई सिस्टम है जी उसका कैसा हुआ, एडियाबेटिक चेंज हुआ है। ठीक है, वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, पता ही है कि dw इक्वल टू pdv, यानी कि w इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ pdv v1 से लेकर v2। ओके, ये जनरल बात। अब अगली बात फिर वही कि भाई p कांस्टेंट होता तो बाहर निकाल लेते हैं, बात ही खत्म हो जाती, इंटीग्रेशन dv कर देते हैं, लेकिन p तो कांस्टेंट नहीं है और इसकी इंटीग्रेशन हो ना सकती, क्योंकि इंटीग्रेशन तो विद रिस्पेक्ट टू v करनी है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर हमने देखा, लेकिन यहां पर अब हमें एडियाबेटिक की कंडीशन लानी पड़ेगी, तो आगे लिख लिया, नाउ फॉर एन एडियाबेटिक चेंज, एडियाबेटिक चेंज में मेरे भाई क्या कंडीशन है कि pv की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, यानी p1 v1 की पावर गामा इक्वल टू p2 v2 की पावर गामा इक्वल टू सम कांस्टेंट है, k लिख लेता हूं, अभी लास्ट में इसको यूज करेंगे, अभी फिलहाल ये जो pv की पावर गामा इक्वल टू जो कांस्टेंट है उसको हमने k लिख लिया। ठीक है, क्योंकि पिछली बार तो nrt था, हमने nrt लिख लिया, पता ना क्या है, तो हमने k लिख लिया। तो p इक्वल टू क्या लिखा मेरे भाई, k की नीचे v की पावर गामा, तो ये p की वैल्यू निकाल कर यहां पुट कर दूंगा, तो क्या बन गया, देयरफॉर जो w है वो बन गया है v1 से लेकर v2, p की वैल्यू बन गई है k डिवाइडेड बाय v की पावर गामा इंटू dv। अब देख k तो कांस्टेंट है ना, ये बाहर आ जाएगा। अब हमने क्या किया, w इक्वल टू k को बाहर निकाला, अब तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन v की पावर नीचे है ना गामा, हमने इसको माइनस गामा लिख दिया, v1 से लेकर v2। देख अगर तो 1/v बचता, अकेला v हो तो उसकी इंटीग्रेशन हो जाती log v ln v, जैसे पिछली बार हो गया था। अब अकेला v नहीं है ना, उसके साथ उसकी पावर भी है, गामा भी है, अब उसको नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ऊपर चले गया, पलटा के लिख दिया, माइनस हो गई। अब बेटा इंटीग्रेशन का रूल क्या है कि इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय न्यू पावर, एक पावर बढ़ाकर नई पावर से डिवाइड करना होता है। तो करो फिर, क्या देख रहे हो, तो w इक्वल टू k, इसकी इंटीग्रेशन हो गई v माइनस गामा तो था ही, एक बढ़ाया और नई पावर यानी माइनस गामा प्लस 1 से डिवाइड कर दिया। लिमिट कहां से कहां तक, v1 से लेकर v2 तक। अब अगले स्टेप में ये बना w इक्वल टू k तो है ही, ये बन गया v की पावर 1 माइनस गामा लिख देते हैं, खैर गामा 1 से बड़ा है तो इसको ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन चलो 1 माइनस गामा, नेगेटिव आ जाएगी पावर, 1 माइनस गामा लिखना पड़ेगा ना। और नीचे भी क्या लिख दिया, 1 माइनस गामा लिख दिया। और लिमिट कहां से कहां तक थी, लिमिट है मेरे भाई v1 से लेकर v2। थोड़ा सा ध्यान देना, इसको मैंने लिखा k, w इक्वल टू k, अभी यहीं रहने दो, ठीक है। 1 माइनस गामा भी मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर अपर लिमिट v2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस v1 की पावर 1 माइनस गामा। रखने को यहां तक रख लो, लेकिन क्यों रखे, आगे सॉल्व करते हैं। w इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, हम k को अंदर भेज रहे हैं, v2 की पावर 1 माइनस गामा
के V1 की पावर 1 माइनस गामा, के को अंदर भेज दिया और बढ़िया रिजल्ट बनाएंगे। अब देखो जो के है वो किसके इक्वल है? PV की पावर गामा के इक्वल है, या कह लो कि इसकी इक्वल है P1 V1 की पावर गामा के भी और P2 V2 की पावर गामा के भी, जो मर्जी लिख ले। जहां पे 2 है वहां पे 2 वाला लिखेंगे, जहां 1 है वहां पर 1 वाला लिखेंगे। तो यहां पे मैंने लिखा भैया P2 V2 की पावर गामा इंटू V2 की पावर 1 माइनस गामा, माइनस यहां वाला जो के है इसकी जगह लिख रहा हूं P1 V1 की पावर गामा और V1 1 माइनस गामा पहले से था, ये बाहर ही है। अब थोड़ा ध्यान देना, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो करो ऐड, का बना W इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। ध्यान देना बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, गामा गामा कट जाएगा, ये P2 V2 रह जाएगा बस, 1 माइनस गामा प्लस गामा, गामा गामा कट गया, बस एक पावर बच गई, P2 V2 रह जाएगा। और ये थोड़ा ध्यान दे लेना P1 V1 रह जाएगा। अब ये भी रिजल्ट हो सकता है, यहां पे भी छोड़ सकते हैं लेकिन नहीं छोड़ेंगे। हमें पता है कि जो PV इक्वल टू NRT होता है, तो भैया P1 V1 इक्वल टू NRT1 होगा। N और R तो कांस्टेंट है ना, वही गैस है। जब प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 थी, टेम्परेचर T1 था, एंड जो P2 V2 है वो NRT2 होगा। वैल्यू पुट करो तो ये W इक्वल टू आ जाएगा 1/1 माइनस गामा इंटू P2 V2 की जगह है NRT2 और P1 V1 की जगह है NRT1। ये का बना, ये बन गया NR, बाहर आ गया, नीचे क्या बन गया 1 माइनस गामा, अंदर क्या बन गया T2 माइनस T1। ठीक है जी, ये रिजल्ट है। अच्छा, इसको उल्टा करके भी लिखते होते हैं, क्योंकि देखो गामा 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, इसको गामा माइनस 1 कर कर आमतौर पर लिख लेते हैं। तो फाइनली जो रिजल्ट आया, क्या आ गया भाई, कि वर्क डन इज इक्वल टू, रिजल्ट अपना बना वर्क डन इज इक्वल टू, फाइनली अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं लिखूंगा एन आर के नीचे गामा माइनस 1 और ब्रैकेट में T1 माइनस T2। उल्टा कर दिया भाई, क्योंकि गामा 1 से बड़ा ही होता है तो पहले करके लिख दिया। दिस इज वर्क डन ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है जी, तो इसके भी 7-8 पॉइंट जो भी हैं, वो पॉइंट का मतलब नहीं है हमें सारी बातें बतानी होती हैं, इसलिए सब बता दिया। पॉइंट याद कर लोगे तो लिखना आ जाएगा, आपने पूरा याद नहीं करना, पॉइंट याद करना है, उसके बाद अपने अभी बनता जाएगा। बेटा ये वर्क डन के फार्मूले जो है न्यूमेरिकल्स में भी काम आएंगे आपके। ओके जी, तो ये वर्क डन एडियाबैटिक का हो गया, हमने 2 किए। अगली बात यार वो अपने आप करनी है, कोई खास बात है नहीं है। जैसे मान लो और प्रोसेसेस हैं, हम आइसोबारिक डिस्कस करने लग जाएं तो उसमें कुछ खास बात नहीं है, वर्क डन बता देता हूं बस। बाकी उसका पीवी डायग्राम वो पहले भी हमने डिस्कस वगैरह कर रखा है कि अगर पी कांस्टेंट रख दोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी, अगर वी कांस्टेंट रखोगे तो भी वो स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर पीवी डायग्राम जैसे आइसोबारिक है, पहले वर्क डन चलो लिख देते हैं। वर्क डन कितना आ जाएगा इसका, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी है ना यार, तो पी तो कांस्टेंट है, यहां पे पी बाहर आ जाएगा देख। ठीक है, ये सिंपली बन जाएगा पी इंटीग्रेशन ऑफ डीवी हो जाएगी वी, ये V2 माइनस V1। अगर ये आइसोबारिक होता तो इसका वर्क डन सीधा यही आ जाता। अगर ये आइसो कॉरिक होता तो उसका वर्क डन तो वैसे ही क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, आइसोकोरिक का वर्क डन क्या आ जाएगा,
0 आ जाएगा। अगर मैं आइसोबारिक की स्लोप निकालने की बात करता हूं, किसकी भाई? आइसोबारिक की स्लोप निकालता हूं, तो पी भी है ना, आइसोबारिक में भैया प्रेशर चेंज ही नहीं होना, तो स्लोप क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और अगर आइसोकोरिक की स्लोप निकालूंगा, ये P है, ये V है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं होनी, तो इसकी स्लोप क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी आ जाएगी। कहने का मतलब मेन 2 डिस्कस करने थे हमने पूरा पॉइंट वाइज, बाकी आइसोकोरिक हो गया, आइसोबारिक हो गया, ये ऐसी जनरल है, इन पे वैसी अगर न्यूमेरिकल आते भी हैं वो अपने आप ही मौके पर हो जाएंगे। पहले वाले 2 हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने ही थे, सारी बातें याद रखनी है। तो बेटा आज की बात को यहीं पे क्या कर रहे हैं हम? क्लोज कर रहे हैं। प्रोसेसेस वाली बात अपनी खत्म हो गई। अब अगले लेक्चर में जो भी देखते हैं किधर को बात बढ़ेगी, बढ़ाएंगे उसको, अभी टाइम लगेगा थर्मोडायनेमिक्स कवरअप होने में भी। तो यहां तक कवरअप करो, न्यूमेरिकल्स करते रहो, बाकी मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।